सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। आपका स्वागत है 10 मिनट्स शॉर्ट सीरीज में। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जिसे कि कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर 1857 रिवोल्ट, एक ही बात हुआ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कैसे ये रेबिलियन स्टार्ट हुआ देख लेते हैं। एग्रेरियन एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्चुअली इसका कारण क्या बना 1857 रिवोल्ट्स का। तो फर्स्ट है एग्रेरियन एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसानों को जो एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, जैसे उन्हें ज़बरदस्ती इंडिगो कल्टीवेट करने को कहा जा रहा था। वो अपने मन का कुछ नहीं करने पा रहे थे, सब कुछ ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ज़मींदारी सिस्टम चल रही थी। देन सोशल एंड ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, जो ट्राइबल पीपल थे उनके एरिया को कब्जा किया जा रहा था, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्हें उनके ही एरिया से मतलब बर्खास्त किया जा रहा था, निकाला जाता, मतलब उन्हें परेशान किया जा रहा था। एंड पॉलिटिकल एनेक्सेशन, मतलब देखिए एग्रेसिव पॉलिसीज एलिनेटिंग रॉयल्टी एंड मिलिट्री। सो बेसिकली ये लोग जैसे बहुत सारे एम्पायर्स को मतलब अपने अंडर में ले रहे थे, एनेक्स कर रहे थे और उनके ऊपर शासन चला रहे थे। तो इसके ये सारे कारण बने, तीन कारण। एक तो एग्रीकल्चर मतलब किसानों से रिलेटेड, एक ट्राइबल पीपल से रिलेटेड, एंड एक जो कि जितने भी राजा रानी हुए पॉलिटिकल एनेक्सेशन। ये तीनों रीजन है 1857 रिवोल्ट के। एक मिनट। तो हम लोग पहले लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर देखेंगे। पहले आते हैं परमानेंट सेटलमेंट पे, जो कि 1793 में सेटअप हुआ कॉर्नवालिस के द्वारा। इसे ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, और इसने बंगाल, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश को कवर किया। देन आते हैं रेवतवाड़ी पे, जिसे अंडरटेकन किया गया 1820 में मनरो एंड रीड के द्वारा। ये बेसिकली किसानों के ऊपर टारगेटेड था। ये साउथ इंडिया में मतलब किसानों से डायरेक्ट रेवेन्यू लेने का सिस्टम था ये, जिसे रेवतवाड़ी कहते थे। ये साउथ इंडिया में इमर्ज हुआ। और मालवाड़ी सिस्टम 1822 में इमर्ज हुआ, जिसको कि प्रपोज किया विलियम बेंटिक एंड होल्ट मैकेंजी ने। विलियम बेंटिक ने पंजाब में, एंड होल्ट मैकेंजी ने नॉर्थ वेस्ट बंगाल में। एंड अब आते हैं और सो बेसिकली ये टारगेटेड था विलेज हेड्समैन पे। अब बताते हैं, जैसे कि इसमें था एक पर्टिकुलर एक बंदा, जैसे ज़मींदार है, उसे एक सर्टेन पार्ट ऑफ लैंड दे दिया जाएगा, और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट पीजेंट्स से ही टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। एंड विलेज हेडमैन में एक्चुअली हुआ क्या था कि कोई भी जैसे गांव है, उस गांव का रेवेन्यू कलेक्शन विलेज हेडमैन के हाथ में रहेगा। मतलब जो भी सीनियर या फिर काफ़ी रेस्पेक्टेड पर्सन रहेगा, उसे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेवेन्यू कलेक्शन की, वो दे दी जाएगी। अब आते हैं अर्ली एम्बर्स टू अर्ली एम्बर्स रीजनल अपराइजिंग्स 1764 टू 1836। सो बेसिकली अर्ली एम्बर्स क्यों कहा गया है इसे? सो बेसिकली वो अर्ली एम्बर्स का मतलब होता है कि जब ब्रिटिश एम्पायर जब फ्लोरिश करना स्टार्ट की थी, एंड उसके बाद कुछ उसी दौरान मतलब बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, मूवमेंट्स हुए। उसके बारे में देखें। बेसिकली ये रिवोल्ट और रिवेलियंस ही थे, ऐसा कोई मूवमेंट्स टाइप नहीं था। जैसे 1764 में हुआ सन्यासी रिवोल्ट, जो कि बिहार एंड बंगाल में हुआ। इसे लेड बाई मजनू शाह। मजनू शाह ने इसका हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसे, इसे लीड किया। एंड भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। एंड इसके बारे में मेंशन आनंद मठ में किया गया है, जो कि बीसी चैटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और जिन्हें कहते हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी। इन्होंने ही हमारा जो राष्ट्रगान है वंदे मातरम, इन्होंने ही लिखा है। एंड अब आते हैं 1817 पैका रेबेलियन, जो कि उड़ीसा में हुआ। इसे लीड किया बक्सी जगबंधु विद्याधर ने, जो कि मिलिट्री कमांडर थे खुर्दा किंगडम के।
देन 1825 में आते हैं पागलपंथीज, जो कि बंगाल में स्टार्ट हुआ करम शाह एंड टीपू के द्वारा। 1828 में अहोम रिवोल्ट हुआ गोमधर कुंवर के द्वारा असम में। एंड 1836 में मोपला अपराइजिंग हुआ, जो कि बेसिकली मालाबार रीजन में हुआ। देखो मालाबार रीजन ये है, ये इंडिया है, ये बेसिकली मालाबार रीजन हुआ, ठीक है, ये वाला रीजन मालाबार रीजन है। जैसे कि आपको बताता हूँ, आप देखो बेसिकली इसमें क्या है ना कि अगर आप, चलो दोबारा से मैं बताता हूँ, यहाँ है, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र वाले में स्टार्ट हो रहा है कोंकण, देन कर्नाटका वाले इधर कन्नड़, एंड देन केरला वाला जो रीजन है यहाँ पे मालाबार है, ठीक है। तो बेसिकली ये मालाबार को डिनोट कर रहा है, मोपला अपराइजिंग जो कि 1836 में हुआ। एक और मोपला अपराइजिंग देखेंगे हम, जो कि 1900s में होता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। चलिए अब आते हैं द ट्राइबल स्टैंड एंड पीजेंट्री फ्यूरी। इसका टाइम पीरियड है 1831 टू 1899, जो कि बेसिकली ट्राइबल पीपल्स के द्वारा जो लीड किया गया रेबिलियंस ये सब। पहले आता है कोल म्यूटिनी, जो कि 1831 में बुद्धो भगत द्वारा लीड किया गया। संथाल रेबिलियन 1855 में किया गया राजमहल हिल्स में। इसको सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू ये लीड कर रहे थे। मुर्मू वही ट्राइब है, संथाल ट्राइब, जिससे हमारी अभी करंट प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू जी हैं। स्पार्क्ड बाई दामिनी को लार्ज एरिया डिमांड फॉर संथाल इन 1832। सो बेसिकली देखो संथाल रेबिलियन में ऐसा हुआ था, क्या बताऊँ, जैसे देखो जो संथाल रेबिलियन है उसमें क्या हुआ था बेसिकली, जो संथालीस हैं वो लोग बार्टर सिस्टम में मतलब पे किया करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे आपने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था ज़मींदारी सिस्टम, और ज़मींदार्स को कैश में ही टैक्सेस पे करना पड़ता था। एंड उसकी वजह से ये लोग मनी लेंडर्स से मनी लेंड करते थे, और मनी लेंडर्स इन्हें अपने जाल में फंसाते थे। एंड और जब ये पुलिस और जो ब्रिटिश एम्पायर है वो सब भी वो ज़मींदार से मिले रहते थे, और इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, मतलब इन्हें बर्बाद टाइप कर रहे थे। और ज़मींदार भी काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा वो लोग ऑपरेसिव हो गए थे, काफ़ी क्रूर हो गए थे, मतलब कैसे भी वो लोग को टैक्सेस चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में इन लोगों ने रेबेलियन किया 1855 में, जिसे लीड किया सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू ने, आप समझ ही गए होंगे। एंड अब आते हैं हो एंड मुंडा अपराइजिंग, जो कि 1899 में हुआ, जो कि रांची सिंहभूम में हुआ। इसे लीड किया बिरसा मुंडा जी ने। रिवोल्ट अगेंस्ट दीकूज मीन्स आउटसाइडर्स टू प्रोटेक्ट द खुनखट्टी सिस्टम, कलेक्टिव ओनरशिप। सो बेसिकली देखो ये एक्चुअली हुआ था अगेंस्ट दीकूज यहाँ पे कहा गया है आउटसाइडर्स मीन्स ब्रिटिशर्स को। एंड ये जो किया गया था वो खुनखट्टी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। इसको भी आप एज अ कंपेयर कर सकते हो संथाल रेबिलियन से ही। इसमें भी एक्चुअली वही हुआ था, जो जैसे ज़मींदार से इनको एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे एक तरीके से, इन्हें बहुत ज़्यादा टैक्सेस भरना पड़ रहा था। और खुनखट्टी सिस्टम मीन्स इनकी ही ज़मीन से इनकी ओनरशिप छीनी जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो लोग काफ़ी क्रूरता कर रहे थे। उसके अगेंस्ट में बिरसा मुंडा जी ने ये लीड किया, और बिरसा मुंडा जी को भगवान भी माना जाता है मुंडा ट्राइब के द्वारा। देन आते हैं अग्रेरियन स्ट्राइक्स। सो बेसिकली अग्रेरियन स्ट्राइक्स कहते हैं किसानों के द्वारा जो कि पेस्टोरल नहीं, मतलब एग्रीकल्चरल कम्युनिटी होती है उन्हें। इंडिगो रिवोल्ट हुआ 1859 में नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। इसे लीड किया दिगंबर एंड विष्णु विश्वास ने। एंड इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट भी बनी, और एक मूवी भी आप कह सकते, डॉक्यूमेंट लिखी गई है इसके ऊपर, बाद में एक मूवी भी बना है नील दर्पण, जो कि दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया है। द पॉलिटिकल पाउडर कैग ब्रिटिश पॉलिसीज। अब आते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का मेन जड़ कैसे स्टार्ट हुआ। मिलिट्री एलिनेशन जनरल सर्विस एस्टेब्लिश एक्ट बाई कैनिंग। तो देखो पहला कारण था जो है वो जनरल सर्विस एस्टेब्लिश एक्ट पास हुआ,
उस टाइम में कैनिंग था आपका गवर्नर जनरल, एंड डोमिनो इम्पैक्ट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इसका एक कारण बना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 में डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ऐसा होता है कि अगर आपका कोई राइटफुल हेयर नहीं है तो वो जो एम्पायर है वो ब्रिटिश के अंडर में चल जाएगा। जैसे कि मान लो आपका कोई बेटा नहीं है, आपका कोई वारिस नहीं है, और आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया ताकि वो आपका वारिस बने, तो ऐसा नहीं है, वो आपका ही खून होना चाहिए। फर्स्ट उसने एक्वायर किया सतारा को, सेकंड किया संबलपुर एंड जैतपुर को 1849 में, फर्स्ट सतारा को किया 1848 में, एंड थर्ड किया झांसी को 1854 में। द स्पार्क इमीडिएट कॉज। एंड अब आते हैं जो इमीडिएट कॉज थे जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, अब उसके ऊपर आते हैं। एक तो आपने देख लिया जनरल सर्विस इस्टेब्लिश्ड एक्ट था, ये साइड में ऐसे ही, मतलब इसकी वजह से ही बहुत सारे रूलर्स लड़ना स्टार्ट किए बाद में। अब आते हैं जो इमीडिएट कॉज था वो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस यूजिंग पोर्क एंड बीफ। तो बेसिकली देखो उस टाइम में ऐसा हुआ था कि जैसे गोली होती थी, ठीक है, उसे आपको दांत से काट के फिर गन में डाल के फिर चलाया जाता था, वो जो बारूद टाइप जो। एंड ऐसा उस टाइम बात फैला कि जो कार्ट्रिजेस है उसमें पोर्क एंड बीफ, मतलब सुअर और गाय का मांस से वो बना हुआ है। एंड ये खबर पूरी जगह फैल गई, और हिंदूज़ में आप जानते हैं ये सब पाप है। एंड तो इसीलिए एंड मुस्लिम्स में भी सुअर का मतलब सेवन करना पाप है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे जो कि नहीं सॉरी 8 अप्रैल को तो मंगल पांडे को फांसी होगी। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। एक सिपाही थे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे, मंगल पांडे। वो बैरकपुर छावनी में थे, एंड उन्होंने जो है वो कार्ट्रिजेस को मतलब अपने दांतों से काटने से मना कर दिया, एंड उन्होंने इसका विरोध भी किया, एंड फिर उन्होंने अपने एक ऑफिसर को गोली भी मार दी। तो ऑफकोर्स ये अगर हमारे धर्म में अगर ये सब, हिंदू धर्म में अगर ऐसा मना है तो बेसिकली नहीं यूज़ करेंगे। एंड ज़्यादा जोर दिया गया तो मंगल पांडे ने एक ऑफिसर को गोली मार दी। देन क्या हुआ, मंगल पांडे के खिलाफ एक्शन लिया इन्होंने, एंड 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई। यहीं से स्टार्ट होता है 1857 रिवोल्ट का स्टार्ट। एंड फर्स्ट रिवोल्ट जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं वो रहते हैं मंगल पांडे। 24 अप्रैल को जो थर्ड नेटिव कैवलरी है उन्होंने भी मना कर दिया कार्ट्रिजेस का यूज़ करने से। एंड 10 मई 1857 जो रिवोल्ट था वो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ मेरठ से। 10 मई 1857 यहाँ से जो आर्मी होती है वो मार्च करना स्टार्ट करती है मेरठ से। अब आते हैं जो एपी सेंटर बना, दिल्ली एपी सेंटर बना। दिल्ली इमर्जेस एज द फोकल पॉइंट ऑफ द रेबेलियन। दिल्ली जो मेन पॉइंट बना, और जो बहादुर शाह जफर जो किंग थे उन्हें इसका लीडर बनाया गया जो कि मुगल एम्परर थे, बट एक्चुअली जो लीड कर रहे थे वो जनरल भक्त खान थे उनके बिहाफ पे, जो कि मिलिट्री कमांडर थे। तो दोस्तों आज के 10 मिनट्स शॉर्ट सीरीज़ में हम लोग इतना ही करेंगे। इसको आगे का हम लोग सेकंड पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट शॉर्ट सीरीज़ की होने वाली है, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी 14 मिनट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।